नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सबसे बड़ी खबर आज की। कानपुर में गैंगस्टर से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बिलौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा मुठभेड़ में शहीद हुए, तो वहीं एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शहीद हुए हैं। एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही भी इनके साथ शहीद हुए हैं। घायल एसओ और दूसरे पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में सबको रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में गैंगस्टर से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और इस जो शहीद हुए उनमें बिलौर के सीओ देवेंद्र मिश्र हैं, वहीं एसओ शिवराजपुर महेश यादव का भी नाम शामिल है। एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही भी शहीद हुए हैं। घायल एसओ और दूसरे पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है और सबको रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया है। सबसे हैरानी वाली बात कि उत्तर प्रदेश वो शहर जहां सबसे ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी सबसे ज्यादा वहीं थे। और सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या खौफ खत्म हो गया अपराधियों के ऊपर से? जो राज्य सरकार का खौफ था, पुलिस प्रशासन का जो खौफ था, तब जाकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहां पुलिस पकड़ने गई थी विकास दुबे को, जो हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई पुलिसकर्मियों को मारने का आरोप है। राज्य मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारने का आरोप है। उसे पकड़ने गई थी, उस पर दबिश देने गई थी, लेकिन छत से बताया जा रहा है कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी पुलिसकर्मियों के ऊपर और इसी दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कानपुर देहात की एक घटना है जहां गैंगस्टर से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बिलौर के सीओ देवेंद्र मिश्र का नाम है जो शहीद हुए, तो वहीं एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शहीद हुए हैं। इनके साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर है और 5 सिपाही भी ऐसे हैं जिनको शहादत मिली है। घायल 50 और दूसरे पुलिसकर्मियों की हालत अब भी गंभीर है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में, रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां गैंगस्टर से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बताया जाए कि दबिश देने गई पुलिस टीम पर घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग की है। एक सीओ, एक एसओ, एक चौकी इंचार्ज, 5 सिपाही शहीद हुए हैं। इसके अलावा कई सिपाही गंभीर हालत में घायल हुए हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो रहते हैं। चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरीव गांव में दबिश के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले से तैयारी करके बदमाशों ने तुरंत फायरिंग कर दी थी, ये जो सूचना मिली है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे एक सीओ, एक एसओ, 2 एसआई और 4 जवान शहीद हुए हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है। तो ये बड़ी खबर थी। अब बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। तो बिहार में कोरोना ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे राज्य में एक दिन में 478 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों को अलर्ट किया है। और राजधानी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 947 हो गई है। कंकड़बाग से लेकर पटना सिटी, दीघा, गोला रोड और दानापुर में हालात भयावह है। पटना सिटी अनुमंडल के 18 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। इन सभी इलाकों को सील किया गया है। यहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं पीएमसीएच के 6 कर्मचारी फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अधीक्षक कार्यालय के 2 क्लर्क भी शामिल है। ऐसे में पीएमसीएच में अब 3 दिन तक कोरोना की जांच बंद रहेगी। बिहार में कोरोना इंप्रूवमेंट रेट जो 78% से घटकर 76.92% हो गया है। पटना के पालीगंज में विवाह समारोह के दौरान कोरोना संक्रमण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पालीगंज के बीडीओ चिरंजीवी पांडे ने दीपाली निवासी अंबिका चौधरी पर एफआईआर दर्ज कराई है। पिछले 15 जून को अंबिका चौधरी के बेटे का विवाह में भारी भीड़ उमड़ी थी। यहाँ इसमें ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल हुआ और ना ही किसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया। विवाह समारोह में शामिल 111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
पटना के डीएम के आदेश पर पालीगंज के एसडीओ ने इसकी जांच की थी। फिलहाल सभी कोरोना पॉजिटिव बेहटा के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट है और साथ ही पालीगंज बाजार को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इधर खाली है, उस पर तो बैठा सकते थे ना, इनके जगह बाड़ा अनुमंडल अस्पताल में नई नवेली दुल्हन ने स्वास्थ्य जांच कराई। उसके बाद कई परिजनों ने भी अपनी जांच कराई। हालांकि किसी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। दरअसल नागपुर में शादी के बाद यह युवती अपने ससुराल बाढ़ जा रही थी। पटना से बाढ़ पहुंचने पर सभी ने एहतियातन अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। सभी ने इस परिवार की जागरूकता की तारीफ भी की। फिर हम अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ बस चेकअप करवाना है। किसी को कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग सोचे कि ये लॉकडाउन में और अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम में शादी हुआ है तो चेकअप करवा ले, क्योंकि वहाँ पे 20-25 लोग थे, ज़्यादा लोग हम लोग नहीं थे शादी में। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए, मास्क लगाए और लगभग 5 से 10 मिनट में हम लोग हैंड सैनिटाइज करते रहे और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इस लॉकडाउन में शादी की है। इधर बिहार में एक बार फिर से आसमान से मौत की आफत आई। बिहार के 8 जिलों में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें समस्तीपुर में 8, पटना के दुल्हिन बाजार में 5 और फुलवारी शरीफ में 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि पूर्वी चंपारण में 4, शिवहर में 2 और कटिहार में भी 2 की मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित परिवारों में मातम पसर गया। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आसमान से कैसे मौत की आफत आई है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए। समस्तीपुर में इस आफत ने 8 लोगों की जान ले ली। वहीं शिवहर का हाल हम आपको बताते हैं तो शिवहर में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं देखिए कटिहार में भी आसमानी आफत से 2 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली गिरने से 26 ग्रामीणों की मौत पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही खराब मौसम में सभी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की। और देखिए नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बिहार में वज्रपात से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपदा प्रबंधन की टीम राहत कार्य में जुटी और पूरा देश शोक संतप्त परिवार के साथ है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बिहार के मुख्य सचिव और 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को फिर से 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। अब वो फरवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे, जबकि वो अगस्त 2020 में रिटायर होने वाले थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने दीपक कुमार को दूसरी बार सेवा विस्तार दिया है। अब उनकी देखरेख में ही बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आईएएस दीपक कुमार तेज तर्रार अधिकारी तो हैं ही, उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बेहद करीबी माना जाता है। इधर झारखंड के बोकारो के चास में शहीद सिद्धो कान्हू की क्षतिग्रस्त प्रतिमा का जायजा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लिया और साथ ही चास के एसडीओ को जल्द से जल्द मरम्मत और पूरे इलाके की घेराबंदी कर उसे पार्क के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। पिछले 30 जून को ही मंत्री जगन्नाथ महतो ने मूर्ति का अनावरण किया था। एक विक्षिप्त महिला ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। तत्काल हम एसडीओ सर से कहेंगे तुरंत तत्काल इसको बनाइए और सुरक्षा के भी उसको उपाय कर दीजिए। पार्क टाइप के उसको बना दीजिए, इसके विकसित करिए पार्क टाइप में। लोग के समझ में कि यहाँ एक अच्छा हम लोग बना। देश का स्वदेशी एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए 100 लोग एक साथ एचडी कॉलिंग कर सकेंगे। यह ऐप गूगल और आईफोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें कॉल शुरू करने के लिए किसी कोड या इनवाइट्स की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी किया जा सकेगा। इसके लिए इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप ना सिर्फ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं बल्कि स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा वर्क फॉर होम कर रहे हैं उन्हें इस ऐप से काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐप बिल्कुल भी फ्री है।
किसी तरह के चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। और चीन से जारी तनाव के बीच भारत के लोग क्या सोचते हैं, चीन और चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर देश का मूड क्या है, जानने के लिए न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। क्या है देश का मूड, आप खुद देख लीजिए। पिछले 30 दिनों में चीन को लेकर देश के लोगों की भावना को समझने के लिए न्यूज 18 ने 3 सर्वे किए। 1 जुलाई से 2 जुलाई तक 24 घंटे तक चले तीसरे सर्वे में न्यूज 18 ने चाइनीज ऐप्स पर भारत सरकार के प्रतिबंध को लेकर देश का मूड जानने की कोशिश की। सर्वे के मुताबिक 89% भारतीय चाइनीज ऐप्स पर रोक का समर्थन करते हैं। 87% चाहते हैं बाकी चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया जाए। 78% मानते हैं कि चाइनीज ऐप्स उपयोगकर्ताओं की जासूसी करते हैं। 57% कहते हैं कि भारतीय नियमों का पालन करने पर भी न हटे प्रतिबंध। 77% प्रतिबंध हटाने पर भी नहीं करेंगे चाइनीज ऐप्स का उपयोग। 72% मानते हैं कि प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखे ई कॉमर्स कंपनियां। 82% हावई और ZTE टेलीकॉम उपकरणों पर प्रतिबंध के पक्ष में। न्यूज 18 पब्लिक सेंटीमीटर पोल नेटवर्क 18 की वेबसाइट, CNN न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 रीजनल, CNBC TV 18, मनी कंट्रोल और फर्स्ट पोस्ट सहित नेटवर्क के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर किया गया। सर्वे में लोगों से 7 सवाल पूछे गए। पहला सवाल था कि क्या आप 59 चाइनीज ऐप्स पर भारत सरकार के प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन करते हैं? जवाब में 89.30% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 7.91% लोगों ने ना और 2.79% लोगों ने कहा कुछ पता नहीं। दूसरा सवाल था, क्या सरकार को अन्य चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए? इसके जवाब में 86.84% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 8.65% लोगों ने कहा नहीं। वहीं 4.51% ने कहा पता नहीं। तीसरा सवाल था, क्या आप मानते हैं कि चाइनीज ऐप्स उपयोक्ताओं का डेटा चुराते हैं? इसके जवाब में 77.56% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 8.56% लोगों ने कहा नहीं। वहीं 13.89% लोगों ने कहा पता नहीं। फिर पूछा गया कि यदि ऐप्स भारतीय नियमों का पालन करने के लिए सहमत हों, तो क्या प्रतिबंध हटा देना चाहिए? इसके जवाब में 31.42% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 57.18% लोगों का जवाब था ना। तो वहीं 11.41% लोगों ने कहा कि पता नहीं या कह नहीं सकते। पांचवा सवाल था कि अगर प्रतिबंध हटा दिया जाए तो क्या आप उन चाइनीज ऐप्स का उपयोग करेंगे? इसके जवाब में 14.52% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 76.69% लोगों ने कहा ना। तो वहीं 8.78% लोगों ने कहा पता नहीं। क्या भारत में ई कॉमर्स कंपनियों को चाइनीज उत्पादों पर प्रमुखता से मेड इन इंडिया का लेवल प्रदर्शित करना चाहिए? इसके जवाब में 71.77% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 16.51% ने कहा ना। तो वहीं 12.8% लोगों ने कहा पता नहीं। सातवां और आखिरी सवाल था कि क्या आपको लगता है कि भारत को हावई और ZTE जैसे चाइनीज विक्रेताओं के दूर संचार उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए? इसके जवाब में 80.23% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 11.36% लोगों ने कहा ना। तो वहीं 8.42% लोगों ने कहा पता नहीं। यानी न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे में यह साफ हो गया कि देश का मूड चाइना के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नीमा मोड़ के पास आरजेडी विधायक रामविलास पासवान की गाड़ी सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें विधायक के सिर में चोट आई है। उनका इलाज JLNMCH में चल रहा है। आरजेडी विधायक जगदीशपुर से बैठक में भाग लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। रामगढ़ में रांची पटना NH 33 पर कांकेबार के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक ट्रक और टाटा टियागो कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 को रिम्स रेफर किया गया है।
हादसे में घायल 7 यात्री काफी देर तक कार के मलबे के अंदर फंसे रहे और मदद की गुहार लगाते रहे। काफी देर के बाद एनएचआई की रेस्क्यू टीम और रामगढ़ पुलिस ने 4 क्रेन की मदद से सबको बाहर निकाला। पंप में जा रहा था डीजल लेने के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी आया तो ब्रेक लिया, उसके बाद पीछे से ट्रेलर आ रहा था, इसका अनबैलेंस हुआ, मार दिया, दाब दिया, उसमें सब आदमी घायल हो गया। 2 आदमी तो एक्सपर्ट था, 4-5 आदमी घायल है, 7 आदमी थे बच्चे को लेकर। खगड़िया पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाले चित्रगुप्त नगर के थानेदार सुबोध पंडित के साथ साथ 2 टाइगर जवान रंजीत कुमार और संजय कुमार पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई। इन पर एक व्यवसायी से 14,60,000 रुपए इनका गबन करने का आरोप है। डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी मीनू कुमारी ने यह कार्रवाई की है। तीनों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। निवेदन के आलोक में टाउन थानाध्यक्ष को चित्रगुप्त नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध, साथ ही जो 2 टाइगर मोबाइल थे उनके विरुद्ध और जो 2 सिविलियंस थे जो कि इस कांड में सूचक भी थे टाइगर मोबाइल के, उन 5 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके आगे अग्रतर अनुसंधान करने के संदर्भ में निर्देश। मधुबनी के एक निजी क्लिनिक में छेड़खानी को लेकर जमकर बवाल मचा। इस क्लिनिक में शराब की पार्टी चल रही थी और इसी दौरान 2 युवतियों से छेड़खानी की गई। इससे नाराज परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मधुबनी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 लोग यहां से भाग निकले। पूर्वी चंपारण में शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिंगिया सागर गांव में लॉज में बने तहखाने में बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त की गई है। गुप्त सूचना पर बंजरिया पुलिस की टीम ने लॉज में छापा मारा और साथ ही कुख्यात शराब माफिया रवि शाह समेत 6 शराब कारोबारियों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है। छापेमारी करवाई गई थी और इसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जो इसने एक लॉज नुमा घर था, उसी के फर्श के अंदर तहखाने बने हुए थे, उसी में से शराब मिला है। भारी मात्रा में स्पिरिट भी मिला है और अंग्रेजी शराब भी मिला है। समस्तीपुर की बूढ़ी गंडक नदी में जहां रोजाना जलस्तर बढ़ रहा है और ग्रामीणों को बाढ़ की चिंता सता रही है, तो वहीं बेगमपुर के पास नदी के किनारे से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। इससे राजस्व की हानि तो हो रही है और साथ ही बाढ़ का खतरा और बढ़ रहा है। इस पर प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रोज सर जाता है 2-300 गाड़ी, 2-300 गाड़ी रोज कट जाता है। तो यहाँ पर कभी कोई मना करने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आता। गांव वाला ऐसे ही आता है, देख के जाता है, कोई कुछ नहीं करता। प्रशासन के लोग वो भी आता है, घूम के जाता है, वो भी कुछ नहीं करता। लॉकडाउन और टेंडर में पेंच के चलते उत्तर कोयल नहर परियोजना अधर में अटकी है और औरंगाबाद के हजारों किसानों की उम्मीद टूटती जा रही है। हालांकि नहर की मरम्मत का काम करे वेब कॉस कंपनी का कहना है कि 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा और 7 जुलाई तक पानी छोड़ा जाएगा। इससे औरंगाबाद और झारखंड के पलामू के किसानों को काफी फायदा होगा। बिहार के हिस्से में इसकी निविदा अभी तक नहीं हो सकी है। वो इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के सिंचाई मंत्री जी ने उसके डीपीआर में कुछ परिवर्तन का सुझाव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को दिया। 20 मार्च से लॉकडाउन होने के कारण 2 महीने का विलम्ब का सामना करना पड़ा हमें, जिसके चलते अब हम अनुमानित मान रहे हैं कि हमें ये फर्स्ट वीक तक हम इनको हैंडओवर। सीतामढ़ी के भदियान गांव में मुख्यमंत्री निश्चय योजना की हालत खराब है। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद गरीबों के घर तक नल का जल नहीं पहुंच पाया। पानी टंकी से लेकर पाइपलाइन बिछाने तक में अनियमितता बरती गई। अभी भी कई जगहों पर योजना अधूरी पड़ी और ठेकेदार को पूरे रकम का भुगतान कर दिया गया है। और साल भर के अंदर ही पानी टंकी रिसना शुरू हो गया हुआ है। मेरे पंचायत में कुल 15 वार्ड है, जिसमें 7 वार्ड में इस पानी टंकी के द्वारा पाइपलाइन बिछाया गया हुआ है। बाकी 8 वार्ड में जल नल का काम जरूरी है। उस गांव का जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसका सेक्रेटरी बनेगा और 7 आदमी की गांव की कमेटी बनेगी और गांव के लोगों को यह अधिकार दिया कि इस काम को आपको करिए। और अगर गांव के लोग अगर बेहतर काम अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सरकार विचार करेगी।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।